हेलो एवरीवन, कैरियर कंसर्ट में आप सबों का स्वागत है। आज सामान्य अध्ययन के अंतर्गत हम लोग भारत में जातीय आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। भारत में जातीय आंदोलन को हम भारत के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था में ढूंढ सकते हैं। सबसे पहले तो भारत में जातीय आंदोलन क्यों हुआ, इसके पीछे क्या कारक है। और कहा जाता है ना कि वाद से ही प्रतिवाद का जन्म होता है। सामाजिक विभेदीकरण की अगर हम बात करें तो निश्चित रूप से जाति प्रथा एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और जाति व्यवस्था को सही ढंग से समझने के लिए, क्योंकि यह इतना जटिल स्वरूप में कैसे आया, इतना कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में कैसे आया, इसके लिए इसके ओरिजिन से ही इसे समझना जरूरी होगा। और तब हम लोग आधुनिक काल में जो जातीय आंदोलन हुआ उसके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए हम लोग पहले जाने कि जाति व्यवस्था के मूल में क्या था। जाति व्यवस्था को हम वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत समझ सकते हैं, क्योंकि हम लोग आर्य के ही संतति हैं। भारत को भी आर्यावर्त कहा जाता है। हमारी संस्कृति आर्य संस्कृति है, और आर्य संस्कृति में पहली बार जो सामाजिक विभेदीकरण हुआ वो वर्ण व्यवस्था कहलाया। वर्ण व्यवस्था प्रारंभ में जब आर्य लोग भारत आए थे ना, उस समय वर्ण शब्द जो है वो रंग के अर्थ में लिया गया। जो आर्य थे वो गोरे थे और जो आर्य नहीं थे वो काले थे। और इस प्रकार सामाजिक विभेदीकरण में समाज जो है वो दो भाग में बटा, आर्य और अनार्य, रंग के आधार पर। उसके बाद वर्ण शब्द वृत्ति के अर्थ में आया। वृत्ति मतलब होता है ऑक्यूपेशन, मतलब व्यवसाय अर्थात कर्म। और कर्म के आधार पर पहली बार समाज चार वर्णों में एक अनौपचारिक विभाजन हुआ। मैं अनौपचारिक शब्द क्यों बोल रहा हूं, इसे समझना है। और वृत्ति के आधार पर चार भाग में समाज बटा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और ये चारों वर्णों की चर्चा भी ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में की गई है, जहां चारों वर्णों की तुलना विराट पुरुष के शरीर से की गई है। मुख से ब्राह्मण की, भुजा से क्षत्रिय की, जंघा से वैश्य की और पैर से शूद्र की। मतलब कर्म के आधार पर समाज चार वर्णों में बटा। और कॉम्प्लिकेशन अभी नहीं आया है, क्योंकि ब्राह्मण का बेटा क्षत्रिय हो सकता है, क्षत्रिय का बेटा वैश्य हो सकता है, वैश्य का बेटा ब्राह्मण हो सकता है। क्योंकि ऋग्वेद में एक जगह एक छात्र कहता है कि मैं कवि हूं, मेरे पिता चिकित्सक है, मेरी माँ अनाज पीसती है। मतलब एक ही परिवार में कई वर्ण के लोग रहते थे, है ना। तो कर्म के आधार पर ब्राह्मण का तुलना मुख से इसलिए किया गया कि उसका काम अध्ययन अध्यापन करना था। क्षत्रियों के पास सुरक्षा का भार था, इस वो आर्मी में होते थे, शासन करते थे, इसलिए उसकी तुलना भुजा से की गई। जंघा से वैश्य की तुलना, क्योंकि वो अर्थोपार्जन का काम करते थे, है ना, इसलिए उसकी तुलना जंघा से की गई। और शूद्र सेवक वर्ग था, इसलिए उसकी तुलना पैर से की गई। ये कोई सोपान क्रम नहीं था, बस कर्म के आधार पर वर्ण का निर्धारण हुआ था। लेकिन आगे चलकर वर्ण व्यवस्था में वर्ण का आधार रक्त हो गया, और यहीं से कॉम्प्लिकेशन समाज में शुरू हुआ। अब ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, क्षत्रिय का क्षत्रिय, वैश्य का वैश्य और शूद्र का शूद्र। एक सामाजिक विभेदीकरण की प्रवृत्ति समाज में आती चली गई। खासकर 1000 ईसा पूर्व से यह व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, जटिलतम रूप में आता चला गया और आगे के फेज में बहुत ही जटिल स्वरूप में आया। क्योंकि विवाह की भी जो परंपरा थी हमारे यहाँ, एक संस्था के रूप में विवाह एक यज्ञ के रूप में स्थापित था, जिसका मूल उद्देश्य संतानोत्पत्ति थी। और विवाह में दो तरह के विवाह होते थे, अनुलोम और प्रतिलोम। हालांकि भारतीय शास्त्र में 8 प्रकार के विवाहों का चर्चा है,
लेकिन अनुलोम प्रतिलोम विवाह में दो अलग अलग वर्ण के बीच विवाह होता था और उससे उत्पन्न संतान को संकर जाति का माना जाता था। यहां से प्रॉब्लम शुरू हुआ वर्ण व्यवस्था में। उसके बाद मौर्योत्तर काल में कई विदेशी शासक भारत आए और यहां आकर यहां वास किया, यहां अपनी राज्य की स्थापना की, भारतीय संस्कृति में वो घुल मिल गए। अब यहां और अधिक प्रॉब्लम आया कि इन राजाओं को आप किस वर्ण का दर्जा देंगे। राजा जो वर्ण व्यवस्था का पोषक है उसे आप किस वर्ण में रखेंगे। तो कई विदेशी तत्व भी आए। धीरे धीरे भौतिक संस्कृति का प्रसार भारत के अन्य क्षेत्रों में हुआ, आदिवासी क्षेत्रों में भी हुआ, जनजातीय क्षेत्र। अब इन जनजातियों को आप कहाँ रखेंगे वर्ण व्यवस्था में, कहाँ आप उसको शामिल करेंगे, एक समस्या आई। तो धीरे धीरे जटिलता जाति व्यवस्था में आता चला गया। और अगर हम वर्तमान समय की बात करें तो भारत में लगभग 3000 जातियां हैं और उपजातियों की अगर हम बात करें तो लगभग 25,000 उपजातियां अभी भारतीय समाज में है। वर्ग विभेदीकरण की जो यह प्रवृत्ति है धीरे धीरे और जटिलतम स्वरूप में आता चला गया, है ना। इसके विरुद्ध प्रतिक्रिया भी हुई, क्योंकि सभी जातियां जो थी अपने व्यवसाय के आधार पर जातियों का निर्माण हुआ था, वो लोग संगठित रूप में आए थे। कई नई जातियां भी अस्तित्व में आई थी, वो लोग समाज में संघर्ष कर रहे थे, है ना। तो अब धीरे धीरे पारस्परिक संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होगी। अगर हम बात करें वर्ण व्यवस्था से आगे हम लोग चले तो आधुनिक जाति आंदोलन जो भारत में हुआ वो ब्रिटिश शासन काल की अगर हम बात करें तो उस समय में जब 1872 में पहली बार 1872 में भारत में मेरो के समय जनगणना कराई गई थी। 1881 में सर्वप्रथम जाति आधारित जनगणना कराई गई थी। और भारत में जो ब्रिटिश शासन था ना, उसका जो मूल आधार था ना शासन करने का, दैट इज डिवाइड एंड रूल, है ना। डिवाइड एंड रूल मतलब आपस में इनको बांटना था, है ना। तो जाति आधारित जनगणना जो है पहली बार 1881 में की गई। 1901 में जातियों को देशी जनमत द्वारा प्राप्त सामाजिक श्रेष्ठता के आधार पर वर्गीकृत किया गया, जनमत कराया गया, क्योंकि श्रीनिवासन ने बहुत ही गहन शोध किया है, रिसर्च किया है जातीय आंदोलन पर। और 1901 में जो जनमत कराया गया कि किस किस जाति की सामाजिक श्रेष्ठता अधिक ऊंची है, उस आधार पर उनको कैटेगरी वाइज करना था। तो तथाकथित छोटी जातियां जो थी वो उच्च जातियों के परंपराओं को अपनाने लगे, जैसे जनेऊ धारण करना, अपने आप को ये साबित करने के लिए कि वो भी उच्च जाति से बिलोंग करते हैं। इसी को श्रीनिवासन साहब ने, एम श्रीनिवासन ने संस्कृतिकरण का, क्या कहा, संस्कृतिकरण का। एक चैतन्यता तो आ रही थी तथाकथित छोटी जातियों में भी, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को छोटी जाति का कहना या किसी को बड़ी जाति का कहना, इसका नैतिक अधिकार किसी को भी नहीं है। एक व्यक्ति को सिर्फ जाति के आधार पर कैसे किसी दूसरे से अलग किया जा सकता है, इसलिए मैं तथाकथित शब्द का प्रयोग कर रहा हूं। तो श्रीनिवासन ने जो एक आया, डेवलप किया अंदर में, जो चैतन्यता आई तथाकथित छोटी जातियों में, और वो अग्रणी जातियों के परंपराओं प्रथाओं को अपनाने लगे, इसे क्या कहा, संस्कृतिकरण कहा गया। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में मद्रास और महाराष्ट्र में एक रिएक्शन आया, खासकर जो ब्राह्मण संप्रभुता थी, ब्राह्मणों के प्रभुत्व पर महाराष्ट्र और मद्रास में एक प्रतिक्रिया देखी गई जातिगत आधार पर। ये हम देखेंगे कि सबसे पहले अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में ये प्रतिक्रिया जो तथाकथित छोटी जातियों में था, इसका बिगुल फूकने का श्रेय जाता है ज्योतिबा फुले को। इनकी जो धर्म पत्नी थी सावित्री बा फुले, वो भी एक महान समाज सेविका थी और खासकर स्त्री शिक्षा के लिए उनका प्रयास बहुत अधिक सराहनीय है। ज्योतिबा फुले ने
तथा कथित छोटी जातियों के कल्याण के लिए जो आडंबर था धर्म में, उसके विरुद्ध, जातिवाद के विरुद्ध, सती प्रथा के विरुद्ध, अंधविश्वास के विरुद्ध इन्होंने आवाज को बुलंद किया। 1872 में गुलामगिरी नामक पुस्तक की इन्होंने रचना की और सार्वजनिक सत्य धर्म नामक ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की। 24 सितंबर 1873 को ज्योतिबा फुले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की। कोल्हापुर के जो राजा थे उन्होंने उन्हें संरक्षण प्रदान किया। इसके अलावा धर्म तृतीय रत्न नामक पुस्तक की रचना भी ज्योतिबा फुले ने की। इशारा मतलब चेतावनी, इसकी भी रचना ज्योतिबा फुले ने की। और शिवाजी की जीवनी लिखने का श्रेय भी ज्योतिबा फुले को जाता है, जिनका टाइम पीरियड 1827 से लेकर 1890 तक था। ज्योतिबा फुले के कई अनुयायी थे जो उनके काम को आगे बढ़ाने में बहुत ही सराहनीय योगदान किया, जिसमें मुकुंदराव पाटिल का नाम अग्रणी है। इन्होंने सत्य शोधक समाज आंदोलन में तीव्रता लाई। मुकुंदराव पाटिल का जो केंद्र था वो ताराबाड़ी था। 1910 ईस्वी में उन्होंने दीन मित्र नामक समाचार पत्र का संपादन शुरू किया और सत्य शोधक समाज के जो विचार थे वो तमाशा के माध्यम से, लोक नाटक के माध्यम से, समाचार पत्र के माध्यम से जन जन तक पहुंचाया जाता था तथा कथित छोटी जातियों के अंदर चैतन्यता लाने के प्रयास में, जागृति लाने के प्रयास में सत्य शोधक समाज की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। 1920 में महाराष्ट्र में केशवराम झेड़े और दिनकर राव जावलकर ने भी ब्राह्मणवाद के विरुद्ध बिगुल फूका और महाराष्ट्र में यह प्रक्रिया आगे तक चलती रही। और अगर हम बात करें 1918 में पहला अखिल भारतीय दलित वर्ग सम्मेलन का आयोजन किया गया था। सबसे पहले 1918 में सहजानंद सरस्वती जो बिहार के थे उन्होंने बिहटा में भूमियार ब्राह्मण संघ की स्थापना की। 1920 में कोल्हापुर के जो राजा थे साहू महाराज ने जाति प्रथा के विरुद्ध आवाज उठाई। 1900 ईस्वी में इलाहाबाद में कायस्थ लोग भी एकजुट हुए और अखिल भारतीय कायस्थ महासभा का स्थापना इलाहाबाद में 1900 ईस्वी में किया गया और एक समाचार पत्र भी इन लोगों के द्वारा निकाला गया। बंगाल मिदनापुर में 1897 में जाति निर्धारिणी सभा का गठन किया गया। अगर हम बात करें केरल की, तो केरल में 1891 में मलयाली मेमोरियल की स्थापना रमन पिल्ले ने की। वहां नायर आंदोलन बहुत ही तीव्र गति से चला, जिसके नायर आंदोलन के प्रणेता थे रामकृष्ण पिल्लई और मनमथ पद्मनाभ पिल्लई। नायर सर्विस सोसाइटी की स्थापना की मनमथ पद्मनाभ पिल्लई ने। नायर सर्विस सोसाइटी की स्थापना मनमथ पद्मनाभ पिल्लई ने की। इजवा एक जाति थी केरल की, उन लोगों के अंदर भी जागृति आई और इस जागृति के जो प्रणेता थे वो नारायण गुरु थे। नारायण गुरु 1855 से लेकर 1928 तक का इनका टाइम पीरियड, इन्होंने इजवाओं को संगठित किया और जो इनका जो ओरिजिनल नाम था ना वो था नानू असन नाम था इनका। और इनका नारा था एक ही ईश्वर है, एक ही धर्म है और एक ही जाति है। यही नारा था नारायण गुरु का। और इन्होंने नारायण गुरु धर्म परिपालम युगम की स्थापना की, जिसमें महत्वपूर्ण योगदान रहा प्रथम इजवा स्नातक डॉक्टर पल्पू और एन कुमार जो मलयाली कवि थे। इन लोगों ने इसकी स्थापना में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। इनके शिष्य थे सहदारन अयप्पन नारायण गुरु के शिष्य थे और इनका कहना था कोई ईश्वर नहीं, कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं। तो इजवा आंदोलन भी जाति आंदोलन जो केरल में चला। अब हम लोग तमिलनाडु आए। तमिलनाडु में जस्टिस आंदोलन बहुत ही महत्वपूर्ण आंदोलन था। 1917 में पी त्यागराज चेट्टी, टी एम नैयर और सी एम मुदलियार ने
जस्टिस आंदोलन की शुरुआत की। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। 1920 के विधानसभा चुनाव में भी जस्टिस पार्टी जो था वो बहुमत के साथ जीता और मद्रास में, तमिलनाडु में सरकार ने गठित किया। 1937 में रामास्वामी नायकर इसके महासचिव बने। रामास्वामी नायकर, जिनको पेरियार के नाम से जाना जाता है, इन लोगों ने ब्राह्मणवाद के विरुद्ध बिगुल फूंका और आंदोलन किया, उग्र आंदोलन किया, जिसमें मनुस्मृति को जलाया जाता था। किसी का नेम प्लेट जो घर के आगे होता था, जिसमें जाति सूचक टाइटल लिखा होता था, उस पर कालिख पोतने का भी काम किया। इनका आंदोलन जो था, रामास्वामी नायकर का, बहुत ही उग्र आंदोलन था। इन्हें लोग प्यार से तंते कहते थे, तंते पिता को कहा जाता है। और इनको पेरियार के नाम से भी ये प्रसिद्ध थे। पेरियार का मतलब होता है पवित्र आत्मा। इन्होंने आत्मसम्मान आंदोलन चलाया। उन्होंने एक समाचार पत्र का संपादन किया 1924 में, जिसका नाम था कुडी आरसू। कुडी आरसू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम लोग जानेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म जो था 14 अप्रैल 1891 में महू में हुआ था, और इनका निधन 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में हुआ था। पिताजी का नाम रामजी बालोजी सकपाल था, माताजी का नाम भीमाबाई था। इनकी जाति महार जाति थी। प्रारंभिक जो शिक्षा थी, भीमराव अंबेडकर जो महार जाति थी ना, वो अछूत के दायरे में आता था महाराष्ट्र में, और महार आंदोलन भी इसके पहले भी हो चुका था महाराष्ट्र में। और इनकी प्रारंभिक शिक्षा जो थी वो सतारा और मुंबई में हुई। 1907 में ये मैट्रिक पास की, और महार जाति से मैट्रिक पास करने वाले ये प्रथम व्यक्ति थे, बाबा साहब अंबेडकर। 1908 में ये एलिफेंस्टन कॉलेज मुंबई से ये ग्रेजुएट हुए, और उसके बाद 1913 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी यूएसए में गए, इसको स्कॉलरशिप मिला था। 1915 में इन्होंने एमए किया, इकोनॉमिक्स से एमए किया। लॉ की डिग्री ग्रेज इन कॉलेज लंदन से इन्होंने बैरिस्ट्री पास की। 1916 में पीएचडी इकोनॉमिक्स से किया, और 1916 से 21 तक ये लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में इन्होंने शोध का काम किया। तो महार जाति से ही नहीं, उस समय जो भारत के विद्वान लोगों का जो ग्रुप था ना, उसमें एक अंबेडकर साहब भी थे, जिन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की थी। और इनका बचपन जो था वो थोड़ा खराब स्थिति में बीता था। जो सामाजिक विभेदीकरण है, उसका एक व्यापक प्रभाव इनके मानस पटल पे पड़ा था। कहीं ना कहीं जो जाति व्यवस्था है और तथाकथित छोटे जातियों के साथ, या जो भेदभाव की स्थिति है, जो छुआछूत की जो एक गलत और पतित जो भावना थी उस समय हमारे समाज में, ये इनको काफी आंदोलित करता था, विह्वल करता था। और उन्होंने कानून की पढ़ाई की। मूक नायक नामक समाचार पत्र का मूक नायक नामक समाचार पत्र का संपादन किया। 1920 में इन्होंने अस्पृश्यता विरोधी आंदोलन की स्थापना की। 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा, बहिष्कृत भारत समाचार पत्र का संपादन किया। समाज समता संघ का स्थापना किया। स्वतंत्र श्रमिक पार्टी का स्थापना किया। दिसंबर 1927 में जो महार आंदोलन चल रहा था ना, उसमें तीव्रता लाने का काम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने किया। खासकर जो महार जाति या और भी जो तथाकथित छोटी जातियां थी, उनके द्वारा सार्वजनिक जल के प्रयोग करने से उनको मना किया जाता था, जिसके विरुद्ध आंदोलन किया, महार सत्याग्रह किया उन्होंने दिसंबर 1927 में। 1928 में मंदिर प्रवेश के मुद्दे को लेकर पार्वती मंदिर सत्याग्रह किया। 1930 में कलराम मंदिर सत्याग्रह किया। 1930-31 में ये बहुत ही पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति तो थे, अर्थशास्त्र के भी महान ज्ञाता थे, कानून की पढ़ाई भी इन्होंने की थी लंदन से, तो बहुत बड़े विद्वान थे, है ना। और 1930 से 31 के बीच लंदन में ब्रिटिश सरकार के द्वारा 3 गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था, क्योंकि इधर राष्ट्रवादी आंदोलन भी तीव्र गति से था। और ये इसमें
जो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे उसमें सिर्फ दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने हिस्सा लिया था, लेकिन अंबेडकर साहब दलित प्रतिनिधि के रूप में, हालांकि दलित शब्द का प्रयोग ये करते थे और खासकर बहुजन शब्द दिए थे तथाकथित छोटी जाति को, बहुजन शब्द इन्होंने ये प्रयोग करना ये बेहतर समझते थे। तो दलित वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में अंबेडकर साहब ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया। जब प्रथम गोलमेज सम्मेलन से वो लौटे थे तो उन्होंने ठक्कर बाबा के साथ उन्होंने संपूर्ण भारत का दौरा किया था। ठक्कर बाबा के साथ 1932 में इसी गोलमेज सम्मेलन के दौरान जब पृथक निर्वाचन पद्धति में तथाकथित दलितों को भी शामिल करने का प्रयास जब ब्रिटिश सरकार के द्वारा किया गया, अंबेडकर साहब भी यही चाह रहे थे, तो इसके विरुद्ध गांधी जी ने एन रजा जो एक दलित नेता थे उनके साथ पूना जेल में उन्होंने आमरण अनशन शुरू किया और तब अंबेडकर साहब जाके मिले गांधी जी से और दोनों के बीच पूना पैक्ट हुआ। जो सांप्रदायिक पंचायत था मैकडोनाल्ड का कम्युनल अवार्ड, उसके विरुद्ध जो अनशन किया था गांधी जी ने, तो गांधी और अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट हुआ, जहां पहले 71 सीट ही दलित को मिलने वाला था विधानमंडल में, गांधी जी ने 147 सीट देने का वादा किया और साथ में 18% और अधिक आरक्षण देने का वादा किया, ताकि भारतीय समाज से, हिंदू समाज से दलितों को पृथक करने की जो चेष्टा थी ब्रिटिश सरकार की, उस पर अंकुश लगाया जा सके। 1942 में अनुसूचित जाति परिसंघ की स्थापना बाबा साहब अंबेडकर ने की 1942 में। 1956 में नागपुर में उन्होंने हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म अपनाया। हालांकि वो जो हिंदू धर्म में व्याप्त जो विसंगतियां थी उससे वो संतुष्ट नहीं थे और कहीं ना कहीं भगवान बुद्ध के दर्शन से, भगवान बुद्ध के उपदेश से वो बहुत आकर्षित थे। और चूंकि एक आंदोलन था, बुद्ध ने किसी धर्म की स्थापना नहीं की थी, वो तो लोगों को जागृत करने का काम कर रहे थे, एक डिसिप्लिन दे रहे थे, एक कर्मवादी सिद्धांत उन्होंने दिया जो कहीं ना कहीं अंबेडकर साहब को प्रेरित किया। और 1956 में नागपुर में अपने लाखों अनुयायियों के साथ उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। वो स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री भी बने। संविधान सभा, जो संविधान बनाने का काम जिसे सौंपा गया था, संविधान सभा में वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे और भारत के पहले कानून मंत्री भी बने। 1990 में मरणोपरांत उनको भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया। इनका समाधि स्थल अभी मुंबई में है, जिसको चैत्य भूमि कहा जाता है ना। तो बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा बाबा साहब अंबेडकर का। आज हम लोगों ने जाना भारत में जातीय आंदोलन और बाबा साहब अंबेडकर की भूमिका को। आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में बहुत ही जल्द मिलेंगे बहुत ही रोचक विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।